तब यहाँ नेजी ने नोएल को सारी बात बता दी होती है, जिस वजह से नोएल को समझ में आ जाता है कि नेजी और बारो को द आई ऑफ मिडनाइट सन ने यूज किया है। और नेजी कहने लगता है कि उन्होंने फिर भी बच्चों को किडनैप करके उनका मैजिक चुराया है, जिसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। और इस वजह से अब वो अपने और अपने भाई के पापों का पश्चाताप करने के लिए खुद को मैजिक नाइट्स के हवाले कर देगा। और नेजी को इस बात की खुशी होती है कि जब वो ये सब कुछ कर लेगा तब आस्था उसका दोस्त बन जाएगा और उसे एक ट्रू फ्रेंड मिल जाएगा। तब नेजी नोएल से माफी मांगने लगता है। मुझसे माफी मांगने का कोई पॉइंट नहीं है, और वैसे भी तुम अपने पापों का पश्चाताप करने के बाद आस्था के दोस्त बनने वाले हो ना, तो तुम्हें आस्था के वापिस आने की प्रेयर करनी चाहिए। पर पता नहीं आखिरकार वो कर क्या रहा है। तब नेजी आस्था के वापिस आने के लिए प्रेयर करने लगता है और नोएल को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे आस्था की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है और क्यों वो उसके बारे में बार बार सोच रही है। तब रेबेका उनकी बात चुपचाप सुन रही होती है और नोएल की हालत को देखकर उसे लगने लगता है कि नोएल वही लड़की है जिसे आस्था ने अपना दिल दिया है, और जब तक नोएल वहाँ पर है वो आस्था के दिल में कभी भी अपनी जगह नहीं बना सकती है। तब यहाँ थर्ड आई के सामने सारे कैप्टन्स लड़ने के लिए तैयार हो गए होते हैं और कैप्टन जैक कैप्टन यामी से पूछने लगते हैं कि क्या वो बंदे काटने लायक है भी या नहीं, जिस वजह से कैप्टन यामी कहते हैं कि वो थर्ड आई बहुत ज्यादा कमजोर है और अगर वो लोग बीच में ना आए होते तो कैप्टन यामी ने अभी तक तो उन्हें खत्म कर देना था। जिस वजह से कैप्टन जैक हंसने लगते हैं क्योंकि कैप्टन यामी की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती है और कैप्टन जैक अपनी पुरानी चीजों का बदला लेने के लिए कैप्टन यामी को भी काटने के लिए कहने लगते हैं, जिस वजह से कैप्टन यामी कैप्टन जैक को बेवकूफ बुलाने लगते हैं। तब कैप्टन जैक अपना इरादा बदल देते हैं क्योंकि वो कैप्टन यामी के साथ तब लड़ना चाह रहे होते हैं जब कैप्टन यामी अपनी टॉप शेप में हो, क्योंकि इसके बिना उन्हें मजा नहीं आएगा। आखिरकार कब तक तुम ऐसे ही बैठे रहोगे यामी? मैं जानबूझकर जमीन पर नहीं बैठा हूँ, बल्कि जमीन को ही मुझसे इतना प्यार है कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, और वैसे भी तुम जैसे घटिया इंसान से ये जमीन कभी प्यार नहीं करेगी। अगर तुम ऐसी एटीट्यूड दिखाती रही तो तुम्हें शादी के लिए कभी कोई लड़का नहीं मिलेगा। अपनी बकवास बंद करो, और वैसे भी मुझे किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैटलफील्ड ही मेरी पार्टनर है। ये तो सच में बहुत ज्यादा सैड बात है। आखिरकार मैंने फिर से इसकी इंसल्ट क्यों की, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं ऐसे बंदे के प्यार में पड़ कैसे गई। तो इसलिए अब तो मैं इसे जान से भी नहीं मार सकती हूँ और ना ही ये कह सकती हूँ कि मैं इसे पसंद करती हूँ। और अगर मेरी टीम को इस बारे में पता लग गया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, पर इस टाइम ये सोचने का टाइम नहीं है। तब कैप्टन नोज़ेल इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन सबके सामने उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर और टॉप मेंबर आ गए हैं जिसने क्लोवर किंगडम के ऊपर हमला किया था, तो इसलिए वो उन्हें अपने हाथों से दफना सकते हैं। तब कैप्टन यामी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कूल बात है, जिस वजह से कैप्टन नोज़ेल उन्हें अपनी नजरों से दूर होने के लिए कहते हैं। पर कैप्टन यामी का इस तरह का कोई भी मूड नहीं होता और वो कैप्टन नोज़ेल से ये पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो अपने बालों को कैसे सेट करते हैं। तब आस्था कहने लगता है कि वो तो रॉयल्टी है, तो उनके पास तो ऐसा करने के लिए सर्वेंट्स होंगे। और फिनरल भी कहने लगता है कि कैप्टन नोज़ेल के पास तो अपना हेयर स्टाइलिश होगा, जो कि कैप्टन यामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और वो लोग ये डिस्कस करने लगते हैं कि शायद कैप्टन नोज़ेल खुद ही सुबह सुबह अपने बालों को सेट करते हैं, जिस वजह से कैप्टन नोज़ेल को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन यामी को दफनाने की बात करने लगते हैं। पर कैप्टन यामी उन्हें उनके ऊपर अपने मैजिक वेस्ट करने से मना करते हैं। तब सारे कैप्टन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आस्था भी ये देख के फायर अप हो जाता है और अपनी तलवारों को बाहर निकाल लेते हैं। तुम इस लड़ाई से बाहर रहोगे बच्चे, क्योंकि जब कैप्टन्स बैटलफील्ड में होते हैं तो तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोग हमारी स्पीड को स्लो करते हैं, और ऊपर से तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, तो इसलिए इन सबसे दूर रहना। तब वैटो भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि जो सच्ची निराशा होती है वो एक एंडलेस बैटल के बाद ही मिलती है और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स की निराशा वैटो को बहुत ज्यादा सुकून देती है। तो राया को ये सब कुछ बहुत ज्यादा बोर कर रहा होता है, पर उसके पास लड़ने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता और वह कैप्टन शार्लेट के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है कि अगर वो उनके साथ लड़ाई को जीत गया तो वो लोग साथ में ड्रिंक करने जाएंगे। पर कैप्टन शार्लेट इससे मना कर देती है और अपने मैजिक से राया के ऊपर हमला कर देती है। पर राया डार्क मैजिक से उनके हमले को काट देता है और उनके बाकी हमलों से भी बचते हुए उन्हीं पर हमला कर देता है, जिससे कि कैप्टन शार्लेट भी बच जाती हैं। तब कैप्टन जैक भी वैटो के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि वैटो बच जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार एक इंसेक्ट की उसके साथ लड़ाई करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस वजह से कैप्टन जैक उसे बताते हैं कि उसे इंसेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे बच के वैटो भी कैप्टन जैक के ऊपर हमला कर देते हैं। तब कैप्टन नोज़ेल अपने मैजिक से लिस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, पर तभी फाना अपने सैलेमेंडर की मदद से कैप्टन नोज़ेल के हमले को रोक देती है और कहने लगती है कि अगर कैप्टन नोज़ेल लिस्ट को हर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें मरना पड़ेगा। तब कैप्टन जैक देखते हैं कि फाना की आग ने कैप्टन नोज़ेल के सिल्वर को मेल्ट कर दिया है, जिस वजह से कैप्टन जैक पूछने लगते हैं
कि क्या कैप्टन नोज़ेल को ओपोनेंट स्विच तो नहीं करने हैं, पर कैप्टन नोज़ेल उन्हें अपनी बकवास बंद करने के लिए कहते हैं और कहने लगते हैं कि उसकी फायर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने उससे भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट के साथ मुकाबला किया हुआ है। तब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उस पूरी जगह के ऊपर धमाके उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर गोश, फिनरल और आस्था हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब कैप्टन यामी बताने लगते हैं कि वो सच में काफी कमाल की लड़ाई कर रहे हैं, जिससे इसे आस्था पूछने लगता है कि क्या वो उनकी लड़ाई को देख सकते हैं। मैं की का इस्तेमाल कर रहा हूँ और तुम्हें भी उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ फिनरल, एक ट्रिप के लिए तो तुम्हारा स्पेशल मैजिक रिकवर हो गया होगा ना? बिल्कुल, तो क्या इसका मतलब हम घर जा रहे हैं? तब कैप्टन यामी उसे देखकर हंसने लगते हैं, जिससे कि फिनरल को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और यहाँ लिच भी सभी की लड़ाई को देख रहा होता है। ये सच है कि मैजिक नाइट कैप्टन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पर वो लोग थर्ड आई को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि माना हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मामूली सा ह्यूमन जिसके पास कोई मैजिकल पावर ही नहीं है और जिसे माना बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, उसके पास वो ग्रिमोर कैसे आई है? मुझे जल्द से जल्द उस ग्रिमोर को हासिल करना होगा। तब हम देखते हैं कैप्टन यामी फिनरल के स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके लिच के ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं। पर लिच को उनके हमले का एहसास हो गया होता है, जिस वजह से लिच उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और फिनरल को उनकी चिंता होने लगती है। पर आया को पूरा विश्वास होता है कि लिच को कुछ नहीं होने वाला है। तब हम देखते हैं लिच जैसे ही कैप्टन यामी के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही आस्था लिच के पास पहुंच जाता है और किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ होता कि आस्था वहां पर पहुंच गया है। और कैप्टन नोज़ेल को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार आस्था बिना मैजिकल पावर के वहां तक कैसे पहुंचे है। तब हमें पता चलता है कि आस्था ने लिच की के ऊपर फोकस किया होता है और क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं होता है, तो लिच को एहसास ही नहीं हुआ होता कि आस्था उसके पास पहुंच गया है। और आस्था कहने लगता है कि कभी भी हार ना मानना ही उसका मैजिक है। तब आस्था अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से लिच के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उसका मैजिक गायब हो जाता है। और तभी कैप्टन यामी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक से हमला कर देते हैं, जिससे कि लिच नीचे जाकर गिरता है और आस्था इस हमले से बहुत खुश होता है। तब कैप्टन यामी उसके ऊपर आकर गिरते हैं और आस्था को अपनी लिमिट सरपास करने के लिए शाबाशी देते हैं। तब थर्ड आई को लिच की चिंता होने लगती है और कैप्टन भी इस बात से खुश नहीं होते हैं कि कैप्टन यामी ने उनसे पहले द आई ऑफ मिडनाइट सन के लीडर को हरा दिया है। तब फिनरल जल्द से जल्द लिच को खत्म करने के लिए कहने लगता है, जिसे कैप्टन यामी भी हाँ कहते हैं। पर तभी वहाँ पर एक स्पेल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ रोशनी हो जाती है और वेटो ये देखकर हैरान हो जाता है। उस लड़के के एंटी मैजिक अटैक की वजह से लिच के ऊपर लगा हुआ सीलिंग मैजिक हट चुका है, जिस वजह से अब सब कुछ तबाह होने वाला है। तब लिच हवा में उड़ने लगता है। इस पावर को तब तक बचा कर रखा गया था जब तक सही समय नहीं आ जाता। तो आखिरकार तुम्हारे पास वो ग्रिमोर कैसे आई? आखिरकार क्यों तुम्हारे पास डीमन स्लेयर स्वॉर्ड और डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है? ये स्वॉर्ड्स तो मास्टर की हैं। रुको जरा, ये किसी और को मास्टर कह रहे हैं? हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो आई ऑफ मिडनाइट सन के लीडर को ही मास्टर कहना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर नहीं है? तब आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार लिच क्या कह रहा है, जिस वजह से वो उसे बताने लगता है कि वो ग्रिमोर और स्वॉर्ड्स उसकी है। तो इसलिए लिच को इस तरह झूठ नहीं कहना चाहिए। तो लिच उस ग्रिमोर और उन स्वॉर्ड्स को वापस मांगने लगता है, क्योंकि वो उसके मास्टर की होती है। और हम देखते हैं लिच का मैजिक वहाँ पर सब कुछ तबाह करने लगता है। तब कैप्टन जैक अपने मैजिक से लिच के मैजिक को काटने लगते हैं, पर लिच का मैजिक उनके मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस मैजिक को देखकर सबको समझ में आ जाता है कि वो लोग उस मैजिक को नहीं रोक सकते हैं और वो मैजिक उस पूरी जगह को तबाह कर सकते हैं। तब फिनरल को लगने लगता है कि अब वो मरने वाला है और कहने लगता है कि काश उसने कभी भी ब्लैक बुल्स को ज्वाइन किया ही ना होता। अपनी बकवास बंद करो। और वैसे भी ये हमारे लिए एक चांस है, क्योंकि अगर हम इसे और इसकी पावर को अभी हरा देंगे तो हम अपनी लिमिट्स को सरपास कर लेंगे। तब आस्था भी इसके लिए एक्साइटेड हो जाता है और फिनरल आस्था और कैप्टन यामी को पागल कहने लगता है। तब घोष फिनरल को होश संभालने के लिए कहता है और वो फिर से लिच के मैजिक को रिफ्लेक्ट करने के बारे में सोच रहा होता है, पर उसका मैजिक अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ होता, जिस वजह से उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि वो लिच के मैजिक को रिफ्लेक्ट कर भी सकता है या नहीं। तब लिच के साथियों को उसकी चिंता होने लगती है, जिस वजह से वो लड़ाई छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सीलिंग मैजिक से लिच और उसके मैजिक को सील करना स्टार्ट कर देते हैं। तब ये देखकर बाकी कैप्टन्स भी हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं वो किसी तरह लिच के मैजिक को सील करने में कामयाब हो जाते हैं। तब वो सभी लोग स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अगली बार उन सभी को नहीं छोड़ेंगे और जब वो अगली बार मिलेंगे तो वो उन सबका अंत होगा। तब थर्ड आई की पावर को देखकर कैप्टन्स को समझ में आ जाता है कि अभी थर्ड आई अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ नहीं लड़ रही थी और साथ में उन्हें ये भी एहसास हो जाता है कि उनका नेचुरल माना के ऊपर कंट्रोल सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तब कैप्टन नोज़ेल को इस बात का अफसोस होने लगता है कि वो कैप्टन वर्मिलियन का बदला नहीं ले पाए हैं और रास्ता पूछने लगता है कि क्या वो लोग जीत चुके हैं, जिस वजह से कैप्टन यामी उसे बताते हैं कि फिलहाल के लिए तो वो लोग जीत चुके हैं क्योंकि उनके दुश्मन भाग चुके हैं और इसके लिए आस्था खुशी मनाने लगता है। तब कैप्टन जैक कैप्टन यामी को उन्हें थैंक यू कहने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही कैप्टन यामी जिंदा होते हैं। पर कैप्टन यामी कहने लगते हैं कि उनकी वजह से ही तो सब कुछ बिगड़ गया है, क्योंकि अगर कैप्टन वहाँ पर ना होते तो कैप्टन यामी उन सभी को हरा चुके होते, जिस बात पर कोई भी कैप्टन विश्वास नहीं करता है। वैसे ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है कि यामी हमारे आने से पहले
पहले तक अकेले ही उन सभी के साथ लड़ रहा था और शायद यही वो बात है जिस वजह से मैं इसके ऊपर फिदा हो गई हूँ। वैसे शार्लेट, अगर तुमने अच्छे से बात करना नहीं सीखा तो तुम हमेशा ही सिंगल ही रहोगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैटलफील्ड ही मेरा पार्टनर है, तो इसलिए तुम्हें अपने पार्टनर की चिंता करनी चाहिए। तो फिर अगर हम लोग बूढ़े होने तक भी सिंगल रहे तो हम शायद एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा ख्याल कभी नहीं रखूंगी। आखिरकार क्यों मैं इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकती हूँ। तब आस्था नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और कैप्टन यामी फिनरल को उसे उठाकर बेस पे लेकर जाने के लिए कहने लगते हैं ताकि वो आस्था को ठीक कर सके। और कैप्टन नोज़ेल को भी एहसास हो जाता है कि आस्था कितना ज्यादा ताकतवर है। तो यह लिच के साथियों ने लिच, सैली और वेल्टस को हीलिंग के लिए एक ट्यूब में डाल दिया होता है और रेडिस उनके इस तरह हार के वापस आने के लिए बेइज्जती करने लगता है और पूछने लगता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि लिच की आइडेंटिटी अब सबको पता लग गई है, जिस वजह से विजिट किंग सबको इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगा देंगे और ऊपर से उनके दो साथी पहले से ही उनके कब्जे में है, जिस वजह से रेडिस को चिंता होती है कि कहीं लिच की ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने ना आ जाए। तराया भी इस बात पर एग्री करता है क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं चाहते हैं कि लिच का सच सबके सामने आ जाए, जिस वजह से वो इस चीज को रोकने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।